शरीर पार्ट 2 के अंतर्गत मल यह टॉपिक देख रहे थे। उसमें से हमने सबसे पहले अन्नमल देखा। उसमें हमने पुरुष और मूत्र ये पॉइंट देख लिए हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि मूत्र जो होता है उसकी किस प्रकार से उत्पत्ति होती है, उसका कार्य क्या होता है, उसके बाद उसकी जो विकृति है उसमें उसके वृद्धि तथा क्षय के लक्षण तथा उसकी सामान्य चिकित्सा, इसके ऊपर हमने विचार किया था। आज के लेक्चर में हम धातुमल यह टॉपिक देखेंगे। धातुमल यह जो टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकती है। लेकिन प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये मल कौन से है ये अगर आपको पता रहेगा तो आप इसके द्वारा जो होती है विकृतियां उसकी चिकित्सा योग्य तरीके से कर सकते हो। वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण है ये हम इस टॉपिक को देखते हुए आगे समझने की कोशिश करते हैं। धातु से अलग हुए धातु के अकार्यक्षम भाग को धातुमल कहते हैं। तो धातु की निर्मित होती है, धातु अपना कार्य करता है, लेकिन कार्य करते वक्त जो अकार्यक्षम भाग बन जाता है यानी उसका कार्य पूरा हो जाता है या फिर जो कार्य करने की योग्य ही नहीं होता है, इस प्रकार के आहार घटक को हम धातु का मल कहते हैं। जो कार्य कर धातु के साथ कार्य करते करते क्षीण हो चुका हो या फिर जो शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं होता है, ऐसी चीजें धातुमल के अंतर्गत आ जाती है। मुख्यतः इसमें अकार्यक्षम भाग आएगा, क्योंकि जो भाग डाइजेशन होने के लिए योग्य ही नहीं होता है वो मुख्यतः अन्नमल में आता है। यहाँ पे मुख्यतः वही भाग आएगा जो कार्य करने के बाद क्षीण हुआ है। इसीलिए इसकी जो व्याख्या की गई है, रफ व्याख्या, उसमें ये कहा गया है कि धातु से अलग हुए धातु के अकार्यक्षम भाग को धातुमल कहते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे धातुमल के वैशिष्ट्य, धातुमल के स्पेसिफिक यूनिक फीचर्स। उसमें पॉइंट नंबर 1, धातु के अकार्यक्षम भाग से धातुमल की निर्मित होती है। ये तो हम अभी देख ही चुके हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, धातुमल की निर्मित अलग अलग धातु के स्रोतस में, विशेषकर स्रोतस के मूल स्थान में होती है। तो जिस प्रकार से किसी भी धातु की निर्मित मुख्यतः उसके मूल स्थान में होती है, उसी प्रकार से धातुमल होता है, उसकी भी निर्मित उसके यानी स्रोतस के मूल स्थान में ही होती है विशेषतः, ऐसा कहा है। पॉइंट नंबर 3, धातु के मल का स्वरूप गुण व धातु के गुण से मिलता जुलता है। तो धातु के मल का जो स्वरूप होता है तथा उसके जो भी गुण होते हैं वो जिस धातु से निर्मित हुआ है उसके गुणों के साथ मिलता जुलता है। ऑब्वियसली इसकी निर्मित अगर किसी से हुई है तो जो कंटेंट धातु में रहेंगे उसका क्षीण भाग यानी अगर उसका मल होता है तो वही गुण हमें उस मल में भी मिलेंगे। धातु का मल भी शरीर से अलग अलग मार्ग से बाहर आता है। ये पॉइंट नंबर 4 था कि धातु का जो मल होता है वो शरीर के अंतर्गत की जो अलग अलग स्थान होते हैं उससे बाहर आता है। इसका मतलब उस स्पेसिफिक धातु के मल का निकलने का एक स्पेसिफिक वे होता है, उसी से वो शरीर से के बाहर निकलता है। जिस प्रकार रस धातु का मल अगर कफ है तो वो ऊर्ध्व मार्ग से नासिका तथा मुख्य मार्ग से निकलेगा। अगर पित्त है तो पित्त ये मल मार्ग से निकलेगा। तो जो भी धातु के मल है उसके निकलने की एक विशिष्ट
प्रदेश होता है, स्थान होता है, उसी से वो शरीर से के बाहर निर्गमित होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, धातु मल अगर शरीर में जमा हुए तो शरीर को बाधाकर होता है। अब मल जो होता है वो शरीर से बाहर निकलना आवश्यक होता है, तो धातु मल भी उसी तरीके से होता है। अगर ये शरीर में अगर उसका सैचुरेशन हो गया, जमा हो गया, तो ये शरीर को बाधा उत्पन्न कर सकता है। पॉइंट नंबर 6, शरीर में धातु उत्पत्ति व धातु का क्षरण होने का चक्र सतत शुरू रहता है। नए उत्पन्न हुए धातु की कार्यक्षमता उत्तम होती है, जबकि धातु का पुराना भाग अकार्यक्षम होता है व धातु के अकार्यक्षम अंश धातु से अलग होकर हर रोज धातु के मल निर्माण होते हैं। शरीर के अंतर्गत धातु उत्पत्ति व धातु का क्षरण होता है। ओके, तो धातु उत्पत्ति प्रोसेस हो गई और उसके बाद उसकी उत्पत्ति होने के बाद उसका जब कार्य होता है, ओके, यानी ये बॉडी में मेटाबॉलिज्म चल रहा है, उसमें एनाबॉलिज्म हो चुका है, यानी धातु उत्पत्ति हुई, कैटाबॉलिज्म हो रहा है, बॉडी को जब एनर्जी की नीड होती है या फिर कार्य करने के लिए कैटाबॉलिज्म होता है, उस वक्त धातु का क्षरण होता है। ये चक्र जो होता है ये सतत चलता रहता है। अगर ये चक्र चलता रहता है तो नए उत्पन्न हुए धातु की कार्यक्षमता उत्तम होती है, जबकि धातु का पुराना भाग अकार्यक्षम होता है और धातु के अकार्यक्षम अंश धातु से अलग होकर हर रोज धातु के मल निर्माण होते हैं। तो ये मल जो बनता है वो धातु से ही बनता है, जो उसका अकार्यक्षम भाग होता है। तो ये हर रोज जिस प्रकार से धातु की निर्मित होती है और धातु का क्षरण होता है, उसी प्रकार से हर रोज धातु के अकार्यक्षम भाग से धातु का मल बनेगा। ओके, तो ये प्रोसेस भी लगातार चलती रहेगी। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, धातु पोषण जितना उत्तम उतना ज्यादा धातु मल निर्माण होता है। धातु पोषण जितना उत्तम रहेगा उतना ही उत्तम धातु मल निर्माण होगा। ओके, तो जिस प्रकार से प्रोडक्ट रहेगा उसी प्रकार से उसका बनने वाला बायो प्रोडक्ट रहेगा। धातु पोषण अच्छा रहेगा तो उसकी वजह से बनने वाला मल भी योग्य रहेगा, लेकिन धातु पोषण अगर पुअर होता है, प्रॉपर नहीं होता है, तो उससे बनने वाला मल भी विकृत बनेगा। नेक्स्ट, धातु मल के संदर्भ में 2 श्लोक आए हैं। चरक चिकित्सा स्थान 15/18 और 19। चरक चिकित्सा के 15वें अध्याय का 18वां तथा 19वां श्लोक। ये श्लोक हम इसके पहले भी बहुत बार देख चुके हैं, जिसमें अन्नमल तथा धातु के मलों का वर्णन किया गया है, इसीलिए यहाँ पे हम ये फिर से नहीं देखेंगे। नेक्स्ट श्लोक है अष्टांग हृदय शरीर स्थान 3/36 एंड 64। यह भी श्लोक जो है वो हम इसके पहले बहुत बार देख चुके हैं और इस श्लोक में बताया गया है कि रस से लेकर शुक्र तक कौन कौन से मलों की निर्मित होती है। तो यह भी श्लोक हम नहीं देखेंगे। इसके पहले के ऑडियोज में आपको इसके संदर्भ में ये श्लोक और उसके बाद उसका डिटेल विवेचन भी मिल जाएगा। आज हम देखते हैं कि रसमल, सबसे पहला जो धातु होता है उसका मल यानी कफ मल के बारे में देखते हैं। रसमल कफ रस धातु के चयापचय प्रक्रिया में रस व स्रोतस में तैयार होता है। जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है, उस मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में रस व स्रोतस में रस व मल की उत्पत्ति यानी कफ की उत्पत्ति होती है। रस व स्रोतस के मूल स्थान है हृदय तथा रसवाहिनी धमनियां। रसवाहनम स्रोतसम हृदय मूलम दशिच धमनियां। ये चरक विमान स्थान का श्लोक हम देख चुके हैं। इसमें विशेषकर इस धमनियों से रसमल कफ का वहन होता है। तो जिस धमनियों से रस का वहन होता है,
जो दशिच्य धमनियां कहा गया है। जिस दशिच्य धमनियों से रस का वहन होता है, उसी धमनियों से रसमल कफ का भी वहन होता है, ऐसा कहा गया है। रसमल कफ का स्वरूप, रसमल कफ के स्वरूप में बताया गया है कि रसमल कफ रस धातु समान स्निग्ध श्वेत वर्ण का होता है तथा शीत गुणात्मक भी होता है। तो जिस प्रकार से रस के गुण होते हैं, शीत, श्वेत, स्निग्ध, उसी प्रकार के गुण हमें उसके मल में भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो बनता उसी से है। रसमल कफ का संचय स्थान, तो रसमल कफ प्रमुखता से कफ स्थान में संचित होता है, क्योंकि कफ और रस धातु का आश्रय श्री संबंध है, इसीलिए वो मुख्यतः कफ स्थान में संचित कफ स्थान में संचित अवयवों में पाया जाता है। तो कफ के प्रमुख स्थान कौन से हैं? तो कफ के प्रमुख स्थान होते हैं उर प्रदेश, गल प्रदेश, नासा प्रदेश, मेद धातु, रस धातु, पर्व संधि। ओके, तो उर प्रदेश ये तो उसका स्पेसिफिक मुख्य स्थान ही है कफ का। उसके बाद उसके ऊपर गल प्रदेश तथा नासा प्रदेश, मेद धातु, रस धातु के साथ उसका आश्रय से संबंध आता है। और पर्व संधि, ओके, पर्व संधि एक विशेष लक्षण है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि पर्व संधि किस मल का स्थान है, तो ये उसके अंतर्गत आता है। रसमल कफ का कार्य, रसमल अपना कार्य कर शरीर में अपना कार्य करने के बाद शरीर के बाहर निकलता है। तो रसमल जो होता है वो अपना कार्य करता है और अपना कार्य करने के बाद शरीर में के शरीर में अपना कार्य करने के बाद वो शरीर के बाहर निकल जाता है। रसमल कफ के कारण नाक, नासिका, गला तथा उर प्रदेश इत्यादि अवयव गीले व स्निग्ध रहते हैं, वो उस कारण नाक, गला, फुफ्फुस यानी फेफड़े, इन अवयवों का जंतु संसर्ग से संरक्षण होता है। देखिए यहाँ पे उसका महत्वपूर्ण कार्य बतलाया गया है कि जो इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन नहीं होता है अगर योग्य मात्रा में, अंडरलाइन थिंग कि अगर प्रॉपर मात्रा में रहेगा तो वो शरीर में जंतु संसर्ग यानी इन्फेक्शन नहीं होने देगा। अगर ज्यादा मात्रा में होगा तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कम मात्रा में होगा तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन अगर उसकी योग्य मात्रा में उसकी निर्मित होती है तो शरीर में इन्फेक्शन नहीं होने देता है। किस प्रकार से, तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे बताया है नासा प्रदेश, गल प्रदेश, उर प्रदेश इन अवयवों को गीला रखता है तथा स्निग्ध रखता है। तो नासा प्रदेश अगर गीला रहेगा तो जो भी हम एयर लेंगे उसमें जो कोई भी पार्टिकल्स रहेंगे, डस्ट पार्टिकल्स रहेंगे, वो गीला रहने के कारण वहां स्टिक आउट हो जाएंगे और हम स्निच करेंगे तो निकल जाएंगे। उसके बाद फिर एयर एंट्री अंदर होती है तो शीत हवा रहेगी तो उष्ण होगी, उष्ण रहेगी तो शीत रहेगी, उसका टेम्परेचर उस प्रकार से चेंज होता है। और उस प्रदेश में भी अगर स्निग्धता रहती है, गीलापन रहता है, तो जो भी एयर अंदर गई है उसके अंतर्गत की जो पार्टिकल्स है वो उस ट्रैक को चिपकते हो जाएंगे। ओके, क्योंकि वहां पे गीलापन है, वहां पे स्निग्धता है और इसके कारण जो फेफड़े हैं वहां तक वो नहीं पहुंच पाएगी और जो इन्फेक्शन होने के चांसेस थे वो नहीं होगा। लेकिन ये कब होगा? जब रसमल का योग्य मात्रा में निर्माण होता है। अगर ज्यादा मात्रा में निर्माण होगा तो वहां पे उसका लिक्विड फ्लो ही ज्यादा रहेगा, तो वो फ्लो अगर हमने फिर से स्नीज किया, वो अंदर चला गया, तो वो पार्टिकल उसके साथ मिलके लंग्स में चले जाएंगे। और कम मात्रा में निर्माण होगा तो वहां पे जो ड्राइनेस रहेगी उसकी वजह से वो डायरेक्ट अंदर चले जाएगी। इसीलिए जो गल प्रदेश होता है, नासा प्रदेश रहता है,
इन प्रदेशों में स्निग्धत्व और गीलापन रहना आवश्यक होता है, जो रसमल कफ के द्वारा किया जाता है। रसमल कफ का विसर्जन मार्ग। तो फेफड़े, गला, नासिका में जमा हुआ कफ नासिका द्वारा स्टीवन रूप में शरीर के बाहर विसर्जित किया जाता है। तो जो भी मल बनता है, ओके, वो फेफड़ों में बनने वाला यानी फुफ्फुस से बनने वाला, गल प्रदेश में बनने वाला, नासिका में जमा होने वाला कफ, जो कफ होता है वो नासिका मार्ग तथा स्टीवन यानी थूक के द्वारा शरीर के बाहर हम विसर्जित कर देते हैं, निकाल देते हैं। अब अगर रस, मल और कफ, ओके, ये एक जैसे ही लगते हैं, तो हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि रसमल कफ और कफ दोष, इसमें क्या अंतर है। ये दोनों चीजें जो होती है वो परस्पर भिन्न है, लेकिन यहाँ पे वो एक ही प्रतीत होती है, तो इसीलिए हम देखेंगे उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले त्रिदोष के दो प्रकार होते हैं। जब हमने त्रिदोष देखे थे तब भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था। यहाँ उसको फिर से हम पुनरावृत्ति करते हैं और आगे के पॉइंट को देखते हैं। तो त्रिदोष के दो प्रकार थे। एक प्रकार था प्राकृत दोष। प्राकृत दोष जो होता है, प्राकृत दोष की उत्पत्ति गर्भावस्था में होती है, और प्राकृत दोष जो होते हैं वो प्रकृति निर्माण करने वाले दोषों को प्राकृत दोष कहते हैं। तो उस व्यक्ति की गर्भावस्था में उसकी जो प्रकृति बनती है, माता की प्रकृति क्या है, पिता की प्रकृति क्या है, उस वक्त का वेदर क्या है, उस वक्त की दोनों की सोच क्या थी, कौन सा कंडीशन है, किस प्रकार की कंडीशन, इस सब को सम्मिलित रूप में उस वक्त गर्भ की एक प्रकृति बनती है, वो प्राकृत दोष या प्राकृत प्रकृति रहती है। और उसका वर्णन हमें अष्टांग संग्रह शारीर स्थान 8वें अध्याय के 6 तथा 12वें श्लोक, अष्टांग संग्रह शारीर स्थान 8/6 एंड 12, इसमें मिलता है। द्विविध वातद्य प्राकृत विकृतच्च तत्र प्राकृता सप्तविधया प्रकृते हेतुभूतः शरीर एक जन्मतात। इसमें कहा है कि द्विविध वातद्य प्राकृत विकृत, दो प्रकार के प्रकार होते हैं वातदी दोष के। एक होता है प्राकृत, दूसरा होता है विकृत। तत्र प्रकृत, तो जो प्राकृत रहता है वो सप्तविध रहता है, यानी प्रकृति के हमने देखे थे 7 प्रकार होते हैं, वातिज, पित्तज, कफज तथा द्वंद्वज और त्रिदोषिज प्रकृति। प्रकृति हेतु होते हैं शरीर एक जन्मजात। ये जो प्रकृति बनती है वो तभी बनती है जब व्यक्ति का जन्म होता है, उसके बाद उसमें कोई भी परिवर्तन किसी भी कारणवश कभी भी नहीं होता है, जिसे हम प्राकृत दोष कहते हैं। दूसरा जो प्रकार था वो था विकृत दोष। उसका भी वर्णन हमें अष्टांग संग्रह शारीर स्थान के 8वें अध्याय के 12वें श्लोक में मिलता है। अष्टांग हृदय शारीर स्थान 8/12। विकृतस्थ गर्भात भिन्न स्तुतस्य आहार रसस्य मलः संभवन्ति प्राकृतेषु अवरोहन्ति। इसमें कहा है कि वैकृत दोष प्राकृत दोष का अवरोहन करता है, यानी वैकृत दोष जो होता है वो प्राकृत दोष को धारण करता है। इसके एग्जाम्पल से हमें समझने में आसानी होगी कि अति गुरु स्निग्ध शीत आहार के कारण कफ वृद्धि होती है, वो वैकृत कफ दोष की वृद्धि होती है, क्योंकि प्राकृत कफ दोष का प्रमाण कभी भी बदलता नहीं है। तो अगर हम अति गुरु शीत स्निग्ध आहार का अगर सेवन करते हैं तो उसके कारण कफ की वृद्धि होती है, और ये हुई कफ की वृद्धि जो रहती है वो वैकृत कफ दोष होता है, जो बढ़ता है। वैकृत कफ दोष की वहां पे वृद्धि होती है,
क्योंकि जो प्राकृत कफ दोष होता है वो प्रमाणतः कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। जो आपकी प्रकृति बन गई है उसमें जिस भी दोष का जितना प्रमाण था वो कभी भी चेंज नहीं होता है। जो बढ़ता या कम होता है जिसके वजह से शरीर में व्याधियों की उत्पत्ति होती है वो विकृत कफ रहता है। अगर व्यक्ति की कफज प्रकृति है तो द्वंद्वज में भी अगर कफज प्रकृति प्रधान मात्रा में है तो उस व्यक्ति को कफजन्य व्याधियां जल्दी होगी, जबकि पित्तज और वातज उतनी जल्दी नहीं होगी। लेकिन योग्य चिकित्सा अगर करेंगे या फिर योग्य आहार विहार रहेगा और उस प्रकार से दिनचर्या अगर पालन की जाती है तो वो भी व्याधियां उसको नहीं होगी। तो ये जो भी व्याधि उत्पत्ति होती है जिसमें हमें कफ की मात्रा बढ़ती है ऐसा दिखाई देता है वो वैकृत होती है और उसके कारण होते हैं अति मात्रा में गुरु शीत स्निग्ध आहार का सेवन करना। उसके बाद रसमल कफ के वृद्धि के कारण, रसमल कफ की वृद्धि क्यों होती है? तो जिस कारण से रस धातु की विकृत वृद्धि होती है उसी कारण से रसमल कफ की विकृत वृद्धि होती है। रसमल कफ की रस धातु की विकृति जिस कारण होती है उसी कारणों से रसमल कफ की भी विकृति होती है। वो दोनों चीजें सेम है क्योंकि जो बनता है उसका मल वो रस से ही बना है, कफ जो बना है वो रस से ही बना है। इसीलिए अब हम रसमल कफ के संदर्भ में काफी मतलब डिफरेंशियल थिंग्स देखिए कफ में तथा उसके कफ में तथा कफ दोष में और रसमल कफ में। अब हम और कुछ पॉइंट को देखते हैं। रसमल कफ व कफ दोष में अंतर दर्शाने वाली तालिका, तो हम उसका डिफरेंस देखेंगे। तो एक साइड में हम रखते हैं कफ दोष, एक साइड में रखते हैं रसमल कफ। तो सबसे पहले देखते हैं उत्पत्ति का पॉइंट। शुक्र शोणित संयोग के उपरांत गर्भ निर्मित के वक्त कफ दोष की उत्पत्ति होती है, जबकि आहार से रस धातु के मल के रूप में उसकी निर्मित होती है। तो कफ दोष की निर्मित होती है, इसका मतलब कफ दोष के व्यक्ति का ही जन्म होता है या द्वंद्वज में भी कभी प्रधान रहता है, ऐसा नहीं है। जो भी कफ की मात्रा शरीर में बनती है वो गर्भ के वक्त बनती है उतनी ही रहती है, ऊपर उसमें परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जिस प्रकार का हम आहार ग्रहण करेंगे उस प्रकार के आहार ग्रहण से या फिर उस प्रकार का विहार करेंगे, शीतज विहार हम करेंगे तो उस प्रकार की विहार के कारण रसमल कफ की उत्पत्ति होती है। कार्यों के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो प्रकृति निर्माण में सहभाग रहता है कफ दोष का। देह धारण, देह वृद्धि जो होती है वो कफ दोष के कारण होती है, जबकि रसमल कफ ये प्राकृत कफ का पोषण करता है। नासिका, गल प्रदेश, उसके बाद फेफड़ों को स्निग्धता प्रदान कर नासिका से उत्सर्जन होता है। जब योग्य मात्रा में रसमल कफ की निर्मित होती है वो होने के बाद वो प्राकृत जो कफ शरीर में पहले से मौजूद था जिस भी प्रमाण में उसका पोषण करता है, उसका तर्पण करता है, और वो तर्पण होने के बाद जो एक्स्ट्रा बचा था जो शरीर के बाहर निकल जाना आवश्यक होता है वो नासिका मार्ग, गल प्रदेश तथा फेफड़ों को स्निग्धता प्रदान करेगा। प्राकृत कफ का पोषण या तर्पण करेगा, इसका मतलब अब क्या होता है, यही कार्य करता है। वो नासिका, गल प्रदेश, फेफड़ों में स्निग्धता रहेगा, प्रदान करेगा, और उसके बाद नासिका मार्ग से उसका उत्सर्जन हो जाएगा। ओके, तो शरीर में जितना भी कफ रहता है विकृत कफ निर्माण होकर उसका तर्पण करता है और एक्स्ट्रा जो बचता है वो शरीर के बाहर निकल जाता है या निकल जाना चाहिए। अगर वो नहीं निकलता तो विकृति उत्पन्न होती है। उसके बाद उसके यूनिक फीचर्स। प्रमाण कभी भी नहीं बदलता, कफ दोष का प्रमाण जो होता है वो कभी भी नहीं बदलता, जबकि रसमल कफ आहार व विहार के अनुसार वृद्धि व क्षय होकर उसका जो प्रमाण है वो बदलता है। औषध चिकित्सा मल कफ की जाती है।
ओके, तो इसका जो प्रमाण जो बदलता है वो आहार और विहार के कारण वृद्धि तथा क्षय होती रहती है। और जो चिकित्सा की जाती है कभी भी कफ की, वो मल जो होता है, रस का मल कफ, उसके ऊपर की जाती है। प्राकृत कफ के ऊपर चिकित्सा नहीं की जाती और करने के बाद भी उसमें परिवर्तन नहीं होता है और वहां पे चिकित्सा करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। जो विकृत कफ होता है उसकी वजह से विकृति उत्पन्न होती है, उसी के ऊपर चिकित्सा करना आवश्यक होता है, उसी के ऊपर चिकित्सा की जाती है। अगर चिकित्सा करते हैं तो विकृत कफ के ऊपर यानी रसमल के ऊपर ही वो की जाती है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट श्लोक आया है रस व श्रुत दृष्टि के कारण। चरक विमान स्थान का ये श्लोक है 5/13। चरक विमान स्थान 5वें अध्याय का 13वां श्लोक। गुरु शीतम अति स्निग्धम अति मात्रम संशनात् रसवाहिनी दुष्यंती चिंता चिंता नाम च अति चिंतनात्। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है आपके प्रैक्टिकल के दृष्टिकोण से और सेकंड ईयर के दृष्टिकोण से, क्योंकि स्रोतस के दुष्टि लक्षण आपको नेक्स्ट ईयर में पढ़ने को मिलेंगे और ये पॉइंट प्रैक्टिस जो करते हैं, अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो वहां बहुत काम के आते हैं। इस श्लोक में क्या कहा गया है हमें देखते हैं। शीघ्र न पचने वाले स्पर्श एवं वीर्य में शीत अति स्निग्ध पदार्थों का अधिक मात्रा में भोजन करने वाले मनुष्य के तथा चिंतनीय विषयों के अधिक चिंतन करने से रसवायु श्रोतश की दुष्टि होती है, दूषित होता है। तो अगर हम शीघ्रता से आहार खाने का एक क्रम होता है, उसी प्रकार से वो खाना चाहिए, काफी तेज या काफी स्लो नहीं खाना चाहिए। तो शीघ्र हम अगर किसी आहार का ग्रहण करते हैं और ऐसे आहार का ग्रहण करते हैं जो हमारे शरीर में पाचित होने योग्य नहीं है या जिसको पाचन करने के लिए ज्यादा ताकत लगती है, गुरु स्निग्ध है या फिर पचने लायक ही नहीं है, फास्ट फूड है, जंक फूड है, ओके, तो इस प्रकार का आहार अगर होता है, स्पर्श एवं वीर्य में वो शीत रहता है, स्पर्श एवं वीर्य में शीत रहता है, इसका मतलब वो पचने के लिए गुरु है, अति स्निग्ध है। इस प्रकार के पदार्थों का अगर अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है तो ऐसे मनुष्य में ज्यादा मात्रा में अग्नि लगती है उसको पाचित करने के लिए। अगर वो नहीं होती है शरीर में तो उसके कारण क्या होगा, वहां पे रस व श्रुतश की दृष्टि होगी। हमें अपनी योग्य अग्नि पता चाहिए, उस योग्य अग्नि के अनुसार ही हमने आहार ग्रहण करना चाहिए। अगर उसकी अवहेलना करते हुए हम ज्यादा मात्रा में अति स्निग्ध अति शीत शीतिवीर्य का जो पचने के योग्य नहीं है, बहुत गुरु है, इस प्रकार का अगर आहार करेंगे तो हमारी जो अग्नि है वो दूषित होगी, क्योंकि वो उस प्रकार के आहार को पचा नहीं पाती है, फिर उस आहार का आम बनता है और उसके वजह से अनेकों प्रकार की विकृतियां होती है। यहाँ पे अग्निमंद होती है और आपको पता है कि सर्वोपि मंदाग्नि, मंदाग्नि सभी व्याधियों का कारण होता है। उसके बाद उन्होंने मानसिक लक्षण भी बताया गया है कि चिंतनीय विषयों के अधिक चिंतन करने से रसवायु श्रुतश का दूषित होता है। यहाँ पे ये पॉइंट इसलिए आया है, आपने ये कला के बारे में भी वर्णन हमने देखा था, मज्जा धरा कला के बारे में, पित्त धरा कला तो मज्जा धरा कला, मज्जा धातु हमने देखा था। उन दोनों का जो स्थान होता है एक ही होता है। अब किसी भी कारणवश अगर मज्जा धरा कला विकृत हुई है, इसका मतलब अगर ज्यादा चिंतनीय विषयों का ज्यादा चिंतन किया जाता है तो उसकी वजह से पित्त धरा कला भी विकृत होगी, और पित्त धरा कला विकृत होगी तो जो आहार हमने ग्रहण किया वो आहार योग्य तरीके से पाचित नहीं होगा। एक पॉइंट ये होता है। और दूसरी बात ये भी होती है कि रस व श्रुतस के मूल स्थान जो होते हैं वो हृदय व दशचिदम्य होती है, और अगर ज्यादा मात्रा में चिंता करते हैं तो उसके वजह से उसका परिणाम जो होता है प्रेशर के रूप में हृदय के ऊपर होता है, हृदय के ऊपर होता है तो उसके धमनियों के ऊपर होता है, और इस प्रकार के से उसका कार्य भी विकृत होता है। तो इस प्रकार से चिंतनीय विषयों का अगर हम ज्यादा चिंतन करते हैं तो कला में विकृति होगी, और उसके साथ साथ उसके जो मूल स्थान होते हैं उसमें विकृति होगी, और उसके कारण रस वस्त्र दोष की दृष्टि होगी।
ओके, तो इस प्रकार का महत्वपूर्ण वर्णन हमें इस श्लोक में मिलता है कि हम अपनी अग्नि की अवहेलना करके अगर अति स्नेह, अति स्निग्ध, अति गुरु, जो पाचन करने की योग्य भी नहीं है, ज्यादा गुरु है, इस प्रकार का आहार सेवन करते हैं और चिंतनीय विषयों का ज्यादा मात्रा में चिंतन करते हैं, तो उसके वजह से रसवह स्रोतस की दुष्टि होती है। उसके बाद रसमल कफ के वृद्धि के स्वरूप। रसमल कफ की जब प्रमाणतः वृद्धि होती है तब यह कफ अधिक प्रमाण की में स्निग्ध हो जाता है। ओके, रसमल कफ की जो प्रमाणतः वृद्धि होती है तो यह कफ अधिक मात्रा में स्निग्ध होता है, स्टिकी होता है, क्योंकि उसमें जो क्लेद होता है बढ़ जाता है, स्लज होती है बढ़ जाता है, और बढ़ा हुआ कफ नासा फुफ्फुस इस जगह जमा हो जाता है। स्टिकी होगा तो निकल नहीं पाएगा और वहां पे वो जमा हो जाएगा। बड़ा हुआ कफ मल होने के कारण शरीर के बाहर जाना चाहिए। वो बड़ा है, ज्यादा मात्रा में हुआ है तो शरीर के बाहर जाना चाहिए, उसकी ज्यादा मात्रा में उत्पत्ति हुई है। पर बड़ा हुआ कफ अति स्निग्ध होने के कारण नासिका, गल प्रदेश तथा फेफड़ों में जमा रहता है। वह उस जमा हुए कफ के कारण इस अवयव को बंधाकर श्वास कास प्रतिशय विकृतियां निर्माण करती है। तो रसमल कफ की जब वृद्धि होती है तो रसमल कफ वृद्धि होने के बाद उसकी प्रमाणता वृद्धि होने के कारण उसमें गाढ़ापन आ जाता है, स्टिकीनेस आ जाता है। ये ज्यादा बड़ा हुआ कफ शरीर के बाहर निकलना आवश्यक होता है, लेकिन वो नहीं निकल पाता है क्योंकि वो स्टिकी हो जाता है, और जिस प्रदेश में वो रहता है वहां पे वो स्टिक हो जाता है, और उस प्रदेश में स्टिक होने के कारण वहां पे कफजन्य व्याधियां, श्वास कास प्रतिशय, ये तो कुछ एग्जाम्पल्स है। इस प्रकार की अलग अलग प्रकार की व्याधियों की उत्पत्ति होती है। रसमल कफ उर स्थान में जमा होने के कारण, उर कफ का प्रमुख स्थान होता है। अब रसमल कफ उर्स प्रदेश में क्यों जमा होता है? क्योंकि जो उर प्रदेश होता है वो कफ का प्रमुख स्थान होता है। हम एग्जाम्पल की से देखते हैं कि आहार में हमने अगर आइसक्रीम, मिठाई, ओके, इस प्रकार का गुरु आहार अगर ग्रहण किया तो उसके वजह से कास या कफ जिसको हम कहते हैं वो हो जाएगा। ये आहार जन्य विकृति थी। ये आहार के द्वारा किस प्रकार से कब बढ़ता है इसका एक उदाहरण था। उसके बाद अगर विहार का वर्णन देखेंगे तो बारिश में भीगना उसकी वजह से कब बढ़ेगा, और उसके कारण प्रतिशय यानी सर्दी उत्पन्न हो जाएगी। ओके, तो हमने यहाँ पे आहार के द्वारा होने वाली विकृति का एक एग्जाम्पल देखा और विहार के द्वारा होने वाली विकृतियों का एक एग्जाम्पल देखा है। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने धातु की मल देखने को शुरुआत की थी। उसमें हमने सबसे पहले उसकी व्याख्या देखी, उसका एक्सप्लेनेशन देखा, और उसके बाद हमने उसके विशिष्ट लक्षण के 7 पॉइंट देखे। धातु मल के मुख्य श्लोक के हमने सिर्फ रेफरेंस देखे क्योंकि वो इसके पहले बहुत बार हो चुके हैं। उसके बाद रसमल कफ एक्चुअल में क्या होता है, उसके बाद उसका स्वरूप कैसा रहता है, उसका संचय स्थान कौन सा होता है, उसके कार्य क्या होते हैं, उसका विसर्जन किस प्रकार से होता है। उसके बाद उसके 2 प्रकार कौन से होते हैं रसमल कफ की, यानी प्राकृत दोष क्या होता है, विकृत दोष क्या होता है। उसके बाद रसमल कफ तथा कफ दोष, इसमें किस प्रकार से डिफरेंस होता है, रस व दोष की दृष्टि के कारण क्या होता है, रसमल कफ की वृद्धि का स्वरूप किस प्रकार से होता है, और रसमल कफ उस प्रदेश में जमा होने के कारण किस प्रकार से लक्षण उत्पन्न होते हैं, इसका वर्णन हमने देखा था। क्यों वहां पे कफ प्रदेश में कफ उर प्रदेश में जमा होता है ये हमने देखा था। उसके कुछ एग्जांपल्स देखे। इसके बाद रसमल के अंतर्गत लसिका का भी वर्णन आता है। तो लसिका का जो वर्णन है तो वो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज का लेक्चर हम यही देखते हैं।
ओके, थैंक यू।